आज हम पढ़ेंगे वैदिक कालीन शिक्षा का पाठ 4। टॉपिक है वैदिक काल में शिक्षण विधियाँ। मतलब वैदिक काल में कौन कौन सी शिक्षण विधियों के द्वारा छात्रों को पढ़ाया जाता था। तो मौखिक रूप से पढ़ाया जाता था, जिसमें प्रश्नोत्तर, शंका समाधान विधि, व्याख्यान विधि, वाद विवाद विधि आदि का प्रयोग किया जाता है। चलिए एक एक विधियों के बारे में हम देखते हैं। पहली विधि है अनुकरण एवं ये गलत है, अनुकरण एवं कंठस्थ विधि। अनुकरण का मतलब होता है देख करके सीखना। जो हम बोल रहे हैं उसी प्रकार से अगर आप बोल रहे हैं, या हम कोई काम कर रहे हैं उस प्रकार से आप काम कर रहे हैं। जैसे हम कृषि कर रहे हैं या पेड़ लगा रहे हैं, तो पेड़ आप देख करके पेड़ लगाना भी सीख जाएं तो उसी को अनुकरण कहा जाता है। उसके बाद कंठस्थ विधि का मतलब होता है याद करना। कंठस्थ कर लिया, हमने किसी भी चीज़ को लर्न कर लिया, याद कर लिया, उसको कंठस्थ विधि कहते हैं। वैदिक काल में प्रारंभिक स्तर पर जो भाषा व्यवहार जो भी शिक्षा दी जाती थी, उसको जो बच्चा होता था, शिष्य वेद जैसे गुरु होते थे, वेद मंत्रों का उच्चारण करते थे, तो बच्चे भी उनका अनुकरण करते थे। मतलब वेद के मंत्रों को जब गुरु बोलते थे तो बच्चे जो शिष्य होते थे वो भी उसका अनुकरण मतलब उसको दोहराते थे। उसके बाद बार बार उच्चारित, बार बार दोहराने से उनसे कंठस्थ हो जाते थे। मतलब जो शिष्य हैं उनको याद हो जाते थे। जैसे कोई गुरु है, मतलब मान लीजिए वैदिक काल में जो गुरु हैं वो मंत्रों को बोल बोल करके पढ़ाते थे। तो बोल बोल करके जब वो मंत्रों को बार बार बोलते थे तो बच्चे उसका अनुकरण करते थे, मतलब दोहराते थे। अनुकरण मतलब दोहराना, उसको देख करके बोलते थे, वो दोहराते थे। तो बार बार दोहराने या उच्चारित करने से उनको कंठस्थ मतलब याद हो जाते थे। ये थी अनुकरण विधि या अनुकरण एवं कंठस्थ विधि। उसके बाद है व्याख्यान एवं दृष्टांत विधि। जो कंठस्थ किए गए मंत्र होते थे उसकी व्याख्या गुरु द्वारा की जाती थी। इसका अर्थ और भाव समझने के लिए गुरु क्या करते थे, कोई भी मंत्र है जो बच्चे को पहली कक्षा में याद किया कराया गया है या कंठस्थ कराया गया है, उसको आगे चलकर जो गुरु होते थे उसका अर्थ समझाते थे, मतलब उसके भाव को समझाते थे कि इसमें क्या कहा गया है। तो इसी को कहा गया है व्याख्यान एवं दृष्टांत विधि। उसके बाद है कथन, प्रदर्शन एवं अभ्यास विधि। कथन का मतलब होता है हमने कुछ कहा, जैसे हमने कहा कि हमने कह दिया कि हम जो पढ़ाए हैं वो सत्य है, तो ये मेरा कथन हो गया। मतलब हम जो भी कह रहे हैं वो कथन हो गया। उसके बाद प्रदर्शन, प्रदर्शन का मतलब होता है हम करके दिखाना। उसके बाद होता है अभ्यास, अभ्यास का मतलब होता है जो हमने किया है उसको बाद में अभ्यास करना। जैसे वैदिक काल में क्या होता था, जो कृषि पशुपालन इन सब का सैनिक कृषि पशुपालन और सैनिक कला कौशलों का प्रशिक्षण दिया जाता था। इसके लिए गुरु क्या करते थे, पहले बताते थे कृषि कैसे की जाती थी, उसके बाद उसको करके दिखाते थे। तो जो कृषि के बारे में गुरु कृषि के बारे में पहले बताते थे उसको कथन कहा गया है। उसके बाद उसको करके दिखाते थे, उसको प्रदर्शन कहा गया। उसके बाद जो शिष्य होते थे उसका अभ्यास करते थे कि कृषि किस तरह की जाती है। इसी को कथन, प्रदर्शन एवं अभ्यास विधि कहा जाता है। इसमें कृषि, पशुपालन, सैन्य शिक्षा, इन कला कौशलों का ज्ञान कराया जाता था। आगे इनको आयुर्विज्ञान इत्यादि क्रियाओं के विषय की शिक्षा भी दी जाती थी। देखिए यहाँ लिखा है गुरु स्वयं सर्वप्रथम जो भी विधि के बारे में बताना होता था स्वयं करके दिखाते थे। शिक्षा उनका अनुकरण मतलब उनको दोहराते थे या देख करके करते थे। इसी क्रिया का अभ्यास करते थे, जिससे बार बार इन क्रियाओं का अभ्यास करते थे, जिससे उसमें दक्षता प्राप्त हो जाती थी। मतलब वो अच्छे से उनको समझ में आ जाता था। इसी को कथन, प्रदर्शन एवं अभ्यास विधि कहा गया है। चौथी विधि है प्रश्नोत्तर, वाद विवाद एवं शस्त्रार्थ विधि। प्रश्नोत्तर विधि में यदि किसी शिष्य को कोई शंका या कोई कन्फ्यूज़न होता था तो गुरु से उसके विषय में वो पूछता था, और गुरु क्या करते थे उस शंका या उस कन्फ्यूज़न का समाधान कर देते थे, तो उसको प्रश्नोत्तर विधि कहा गया है। इसके अलावा वाद डिबेट विधि भी होती थी, जिसमें किसी
भी विषय से संबंधित ज्ञान पर वाद विवाद किया जाता था। उसके अलावा शस्त्रार्थ विधि होती थी। शस्त्रार्थ विधि में होता था दो विद्वान आपस में किसी भी विषय पर चर्चा करते थे, जिसमें वो इसमें क्या होता था, शस्त्रार्थ विधि में किसी भी विषय पर चर्चा के लिए विद्वानों का एक सम्मेलन बुलाया जाता था और उनके बीच शस्त्रार्थ की करवाया जाता था। शिष्य इन सब को सुनते थे और उससे संबंधित ज्ञान में वृद्धि करते थे। मतलब जो भी ज्ञान वो शस्त्रार्थ के समय विद्वान देते थे उसको समझते थे और उसके बारे में पता चलता था शिष्यों को। उसके बाद तीसरी विधि है श्रवण मनन एवं निधि सध्याधन विधि। इसमें क्या होता था, श्रवण मतलब सुनना होता है। जो भी उपनिषद संबंधित वेदांग इन सब से संबंधित जो वेद मंत्रों आदि संबंधित व्याख्या गुरु करते थे, उनको जो शिष्य होते थे ध्यान पूर्वक सुनते थे। इसी को श्रवण विधि कहा गया। उसके बाद सुनने के बाद उसका मनन करते थे कि आज गुरु ने हमारी कक्षा में क्या क्या बताया, उसका मनन करते थे। उसके बाद उसका अध्ययन करते थे। इसी को श्रवण मनन निधि सध्याधन विधि कहा गया है। उसके बाद छठवीं विधि है तर्क विधि। तर्क का मतलब होता है जो अक्ल या दिमाग से सही साबित हो, सही सिद्ध हो, उसी को तर्क विधि कहते हैं। जैसे तर्क का मतलब होता है जो हमारे अक्ल से सही साबित हो, उसी को तर्क विधि कहते हैं। जैसे कोई कह दिया है कि हम आगरा से दिल्ली 5 मिनट में पहुंच जाएंगे, तो ये अक्ल से सही साबित या दिमाग से सही साबित नहीं होती। कोई ऐसा को एलियन तो वो है नहीं, मनुष्य है, तो ऐसा कोई कर ही नहीं सकता कि 5 मिनट में आगरा से दिल्ली पहुंच जाए। तो ये तर्क सही साबित नहीं होता, मतलब अक्ल से सही नहीं माना जा सकता, तो जिसको तर्क नहीं कहा जाता। तर्क का मतलब जो अक्ल से सही साबित हो। तो इसमें वैदिक काल में जो शिक्षा दी जाती थी उसमें तर्क विधि का प्रयोग किया जाता था। तर्क वितर्क करते थे। शिष्य क्या करते थे, आपस में तर्क वितर्क करते थे। इसके अतिरिक्त यदि कोई कन्फ्यूज़न होता था तो जो शिष्य होते थे गुरु से कई प्रकार के क्वेश्चन तर्क के आधार पर करते थे और जो गुरु होते थे शिष्यों का समाधान करते थे। तो वैदिक काल में जो शिक्षण विधि थी उनमें तर्क विधि का विकास हुआ और तर्क विधि का प्रयोग किया जाता था शिक्षण विधि में। बच्चे भी करते थे, गुरु भी करते थे। कहानी विधि अभी पिछली कक्षा में हमने पाठचर्या में बताया था। नीति शास्त्र का ज्ञान कराने के लिए जो शिष्य होते थे उनको कहानी विधि के माध्यम से बताया जाता था। जैसे विष्णु शर्मा की एक कहानी है पंचतंत्र। इनके माध्यम से नीति की शिक्षा, मतलब नीति शास्त्र की शिक्षा दी जाती थी, क्योंकि कहानियाँ रोचक होती हैं और कहानियों के माध्यम से जो शिष्य होते थे उनको जल्दी से समझ में आ जाता था। जब ये पूरी कहानी पढ़ा लेते थे गुरु, उसके बाद पूछते थे कि ये जो कहानी है उससे आपको क्या शिक्षा मिलती है, तो बच्चे को जो भी समझ में आता था वो इसे बताते थे। इस तरह हमारी वैदिक कालीन शिक्षण विधियाँ पूरी होती है। उसके बाद हम कुछ विशेष तथ्य पढ़ लेते हैं। उसमें है कक्षा नायकी पद्धति। कक्षा नायकी पद्धति क्या होती है इसको जानेंगे। कक्षा नायकी पद्धति में क्या होता है, जब गुरु किसी अन्य कार्य से गुरुकुल से बाहर चला जाता था, गुरु, तो कक्षा बाधित ना हो, मतलब उसमें कक्षा जो है वो सुचारू रूप से चले, वहाँ पढ़ाई लिखाई हो। इसके लिए जो उससे आगे की कक्षा में होते थे बालक, जो बहुत ही योग्य और बहुत ही अच्छे पढ़ाई में होते थे, उनको उन कक्षाओं में भेजा जाता था पढ़ाने के लिए। जिन छात्रों को भेजा जाता था दूसरी कक्षा में पढ़ाने के लिए उनको नायक कहा जाता था। इसीलिए इसकी पद्धति का नाम नायकी पद्धति पड़ा। इसमें कुछ परिस्थिति जब ऐसे आ जाती थी कि गुरुकुलों में छात्रों की संख्या भी जब अधिक हो जाती थी तो भी इस पद्धति का प्रयोग किया जाता था गुरु की सहायता के लिए इस पद्धति का नायकी पद्धति का प्रयोग किया जाता था, जिसमें गुरु क्या होते थे, जो योग्य छात्र होते थे उनकी सहायता से छात्रों को पढ़ाने में उनकी सहायता करते थे गुरु को। इसी को नायकी पद्धति कहा जाता था, जिससे गुरुओं का कार्यभार जो है कम हो जाता था
तो इस तरह हमने आज वैदिक कालीन शिक्षण विधियां देखा है, और उसके अलावा हमने अन्य बिंदु, अन्य पॉइंट में ये आएगा, अन्य पॉइंट, अन्य पॉइंट मतलब ये शिक्षण विधियों से हट करके अलग है, न्याय की पद्धति के बारे में हमको बताना था, जो हमने बता दिया। तो इस तरह हमारी शिक्षण विधियां पूरी होती हैं, जो पहले इसके पहले बताया। इसके बाद अन्य पॉइंट में हमने न्याय की पद्धति बताया कि आप लोग जानते रहे न्याय की पद्धति होती क्या है।